मुझे आज भी याद है वो कमरा और रॉ चीफ के वो भारी शब्द। हम मिसाइल नहीं दाग सकते, कोई धमाका नहीं होना चाहिए, हमें बस उसकी लाश चाहिए। मतलब दाव इतने ऊंचे थे कि मेरी एक छोटी सी गलती और दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध शुरू हो सकता था। ये कोई आम मिशन नहीं था। तो इस एक्सप्लेनर में हम इसी क्लासिफाइड डीब्रीफ के पन्ने पलटेंगे। रावलपिंडी का भूत, पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित सैन्य किले में घुसकर लश्कर कमांडर जलालुद्दीन को खत्म करने की मेरी अपनी कहानी। रावलपिंडी की वो मई की झुलसा देने वाली गर्मी, हवा में उड़ती वो दमघोटू धूल और एक जर्जर खांसता हुआ नीला पानी का टैंकर। मिशन की शुरुआत यहीं से हुई थी। मुझे अपनी असली पहचान को इस धूल में पूरी तरह से दफन करना था। देखिए, सबके सामने होकर भी अदृश्य रहने का एक ही तरीका है, खुद को बिल्कुल बदल लेना। एक तरफ था कबीर, भारत का सबसे घातक हाईली ट्रेन्ड अंडरकवर एजेंट, और दूसरी तरफ अब्दुल, एक 35 साल का थका हारा पाकिस्तानी मजदूर, एक मैले से पठानी सूट में पानी का टैंकर चलाता हुआ। बिल्कुल अलग है ना? और यहीं से शुरू होता है पहला चरण, अब्दुल बनना। सीधे हेडक्वार्टर में घुसने का मतलब था सीधे मौत के मुंह में जाना। तो मैंने एक बैकडोर तलाशा। उन दिनों वहां के एलीट मिलिट्री इलाकों में पानी की भारी किल्लत चल रही थी। मैंने क्या किया, लॉजिस्टिक इंचार्ज ब्रिगेडियर तारिक की जीप का इंजन जानबूझकर खराब कर दिया और फिर एक हताश मैकेनिक की तरह उसे ठीक कर दिया। बस इसी एक चाल से मुझे कैंप 4 में रसद सप्लाई का वो अहम कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सच कहूं तो एक जासूस की सबसे बड़ी कला ना अपनी खुद के अहंकार को मारना होती है। मैंने चुपचाप चेहरे पर एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान लिए जूनियर अफसरों की गालियां सुनी, सिर हमेशा झुकाकर रखा, यहाँ तक कि उनके बूट भी पॉलिश किए। और यकीन मानिए, मेरी यही विनम्रता मेरी सबसे अभेद्य ढाल बन गई थी। अब हम पहुंचते हैं अगले पड़ाव पर, सीधे शेर की मांद में। कैंप 4 की सुरक्षा कोई मजाक नहीं थी। 3 लेयर की सिक्योरिटी, स्नाइपर टावर, फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन, सब कुछ था वहां। लेकिन मैं तो रोज पानी सप्लाई करने वाला एक मामूली मजदूर था। मैं वहां के बैकग्राउंड का हिस्सा बन चुका था। उन अफसरों के लिए मैं इतना बेवकूफ और अदृश्य था कि वो मेरे सामने खड़े होकर अपनी सबसे खुफिया बातें भी बिना किसी डर के करते थे। और इसी अदृश्यता का मुझे वो इनाम मिला जिसकी मुझे तलाश थी। एक दिन पानी की बाल्टी साफ करते वक्त कानों में कुछ शब्द पड़े। गेस्ट हाउस नंबर 3, वीआईपी मेहमान, रात 2 बजे अस्थमा का अटैक। बस इन चंद शब्दों ने मुझे बता दिया कि हमला कद और कहाँ करना है। हथियार मेरे पास पहले से तैयार था। मेरी पुरानी कैसियो घड़ी के अंदर सक्सनिल कोलीन छिपा था। ये एक मॉडिफाइड नर्व एजेंट होता है। खासियत क्या है इसकी? ये बिना कोई सुराग छोड़े खून में घुल जाता है। मतलब पोस्टमार्टम में कुछ भी नहीं पकड़ा जाएगा। एकदम परफेक्ट मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन अंदर कैसे जाएं? तो ये था मेरा अगला कदम, प्लम्बर की चाल। गेस्ट हाउस नंबर 3 के अंदर जाने का कोई तो बहाना चाहिए था ना। तो मैंने मुख्य पानी की लाइन को मिट्टी और रेत से पूरी तरह जाम कर दिया। एक ऐसा संकट पैदा किया जिससे वो वीआईपी मेहमान नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। नतीजा, बाहर खड़े उन एसएसजी गार्ड्स को खुद मुझे यानी अपने सबसे बड़े खतरे को सामने से अंदर बुलाना पड़ा। 10, सिर्फ 10 सेकंड। कैंप के असली प्लम्बर उस्मान को एक अंधेरी गली में दबोचने, क्लोरोफॉर्म सुंघाने और उसे एक खाली ड्रम में छिपाने में मुझे ठीक 10 सेकंड लगे। अब उसकी नीली वर्दी और उसका टूल बॉक्स मेरे पास था। मेन गेट पर कमांडोज ने मेटल डिटेक्टर से मेरी चेकिंग की। कोई हथियार नहीं निकला, कोई बम नहीं। टूल बॉक्स में सिर्फ पेचकस और रिंच। सिर झुकाकर, आवाज में थोड़ा सा डर दिखाते हुए, मैं उस कड़ी सुरक्षा वाले ठंडे एयर कंडीशन कमरे में दाखिल हो गया। और यहाँ से शुरू होता है मिशन का सबसे अहम हिस्सा, एक खामोश मौत। वो टारगेट जिसने न जाने कितने मासूमों की जान ली थी, सोफे पर अपना इन्हेलर लिए लेटा था। बाहर कमांडो खड़े थे, इसलिए मुझे उसे बाथरूम तक लाना था। मैंने जानबूझकर पाइप पर रिंच से जोर जोर से खटखट की। वो चिढ़ गया, खांसते हुए बोला, ओए जाहिल, आराम से काम नहीं कर सकता? मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरी चाल कामयाब थी। वो खुद चलकर मेरे पास आ गया। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने तुरंत दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। उसने पास रखा एक भारी कांच का ग्लास मुझ पर दे मारा, जिसे मैंने अपने बाएं हाथ से ब्लॉक किया। फिर
मेरे दाएं हाथ का एक सटीक कराटे चॉप सीधा उसकी सांस की नली पर। सांस रोकने के लिए गले में तौलिया लपेटा और अंत में कैसियो घड़ी की वो माइक्रो सुई सीधा उसकी नस में उतार दी। जरा सोचिए, अगर इस हाथापाई में एक भी आवाज बाहर चली जाती तो मेरा जिंदा बचना नामुमकिन था। और एक बार फिर सिर्फ 10 सेकंड। उस जहर ने महज 10 सेकंड में उसकी पूरी बॉडी को पैरालाइज कर दिया और आतंक का वो मास्टरमाइंड मेरी ही आंखों के सामने एक बेजान लाश बन चुका था। काम तो हो गया था, पर असली चुनौती अभी बाकी थी। द ग्लास इज एम्प्टी। बाहर निकलने से पहले मुझे उस सीन को एक परफेक्ट अस्थमा अटैक जैसा दिखाना था। मैंने लाश को कमोड के पास ऐसे लिटाया जैसे वो चक्कर खाकर गिरा हो। उसका इन्हेलर ठीक उसके हाथ के पास गिरा दिया। और हाँ, उस कांच के वार से जो 2 बूंद खून गिरा था ना, उसे धोकर पूरी तरह से साफ कर दिया। कोई सुराग नहीं। अब मेरे पास वहां से निकलने के लिए महज 30 सेकंड बचे थे। उस नीली वर्दी को उतारना, बेहोश उस्मान को वापस बाहर घसीटना और फिर से धूल में सने अब्दुल का रूप लेना, ये सच में वक्त के खिलाफ एक भयंकर दौड़ थी। पर टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठी। जैसे ही मेरा पानी का टैंकर हाईवे पर मेन गेट पार करके निकला, ठीक 3 मिनट बाद कैंप 4 के सायरन जोर जोर से बजने लगे। उन्हें लाश मिल चुकी थी। अगले दिन पाकिस्तान की खबरों में बस यही था। रावलपिंडी में हार्ट अटैक से एक अज्ञात बुजुर्ग की मौत। दुनिया के लिए ये बस एक मेडिकल ट्रेजेडी थी, लेकिन वहां दूर नई दिल्ली में रॉ हेडक्वार्टर को मेरा एन्क्रिप्टेड मैसेज मिल चुका था। मैसेज बहुत छोटा था, द ग्लास इज एम्प्टी। मिशन पूरी तरह से कामयाब था। ये पूरी कहानी, ये क्लासिफाइड ऑपरेशन उन खामोश लड़ाइयों की बस एक छोटी सी झलक है जो रोज परछाइयों में लड़ी जाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचकर देखिए, इस अदृश्य युद्ध में आज न जाने कितने ही ऐसे भूत हैं जो आम लोगों के बीच बिना किसी पहचान के जिंदा घूम रहे हैं।